पढ़ेंगे 19 पाठ का नाम है उत्सर्जी उत्पाद एवं निष्कासन। देखिए उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को या खराब पदार्थों को बाहर निकाल देना, उत्सर्जन कहलाता है ना। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देना कैसा पदार्थ को? अपशिष्ट पदार्थ को ना, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देना, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ना। अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करना क्या कहलाता है? कहलाता है, यानी कि उत्सर्जन को इंग्लिश में एक्सक्रीशन कहते हैं। उत्सर्जन को इंग्लिश में उत्सर्जन यानी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अब देखिए उत्सर्जन शरीर में जैसे कि कभी कभार खाना अच्छा से नहीं पचता है, तो खाना नहीं पचता है, वो क्या होता है? बाहर निकलता है। तो क्या कहलाएगा? जो खाना नहीं पचा है यानी अनपचा भोजन है वो क्या कहलाएगा? तो उत्सर्जित पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। और बाहर जिस अंग के माध्यम से निकलेगा उस अंग को कहेंगे उत्सर्जी अंग ना। जिस अंग के माध्यम से निकलेगा उसको। और ये पूरा प्रक्रम को, इस क्रिया को, बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे। क्या कहेंगे? तो उत्सर्जन अलग हो गया, उत्सर्जी पदार्थ अलग हो गया और उत्सर्जी क्रिया अलग हो गया ना। बात समझ आ रहा है? उत्सर्जन, उत्सर्जन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। उत्सर्जी पदार्थ को कहा जाता है बाई प्रोडक्ट। उत्सर्जी पदार्थ यानी कि अनपचा भोजन हो गया या आपका पसीना हो गया, ये सब क्या है? बिना काम का चीजें हैं। तो बिना काम के चीजों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अब उसको निष्कासन, निष्कासन माने शरीर से बाहर निकाल देना। उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देना निष्कासन कहलाता है ना। अब उत्सर्जन समझ गए? अब देखेंगे हम कि उस उत्सर्जन करने के लिए कौन कौन से अंग आते हैं, तो उसको कहेंगे उत्सर्जी अंग। तो अब देखते हैं उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग देखिए कौन कौन है। सबसे पहला नंबर में आपका आ जाएगा त्वचा। सबसे पहले क्या आ जाएगा? त्वचा को इंग्लिश में स्किन कहते हैं ना। त्वचा को इंग्लिश में स्किन कहा जाता है। त्वचा कहिए, चमड़ी कहिए, स्किन कहिए। अब इससे कैसे होगा? तो त्वचा के माध्यम से क्या निकलता है? पसीना निकल जाता है। पसीना क्या काम की चीज होता है? आदमी मनाता है कि हमारे शरीर से पसीना निकले। कब जब बुखार लगेगा ना तो एक टेबलेट खा लेगा, आप कहेगा अब पसीना, भगवान जितना पसीना निकल जाए, क्योंकि पसीना के माध्यम से हमारे शरीर में जो भी बुखार या रोग दुख है वो पसीना के माध्यम से बाहर निकल जाता है ना। पसीना नहीं छूटेगा तो 3-4 को कम्बल लेदरा रजाई वगैरह ओढ़ लेगा कि पसीना गर्मी से तो निकले कम से कम ना। तो पसीना क्या हो गया? उत्सर्जित पदार्थ हो गया। इसके बाद आपका पसीने के माध्यम से नमक भी निकल जाता है। पसीने के माध्यम से नमक निकल जाता है। चाट के देखे है ना, नमकीन लगता है। गर्मी के समय पसीना छूटा है जैसे, चाट के देखेगा तो नमकीन लगेगा ना। तो नमकीन यानी कि उसमें नमक है तभी तो नमकीन लग रहा है। पसीना निकला, नमक भी निकल जाता है। गर्मी के समय आ रहा है, आप देखेंगे काला वाला शर्ट पहन लेंगे श्याम बाबू जैसन, काला शर्ट पूरा धाबा धाबा गोला गोला गजबे हो जाता है। नमक हो गया। इसके बाद आपका सीबम, शिवम नहीं, शिवम। देखिए शिवम जैसे नाक है ना, नाक पर सुबह सुबह उठेगा तो एकदम गजबे चिपचिपा पदार्थ निकलेगा, चिपचिप चिपचिप करते रहेगा यहाँ पे इधर दोनों, तो उसी को कहते हैं शिवम, तेलीय पदार्थ। ये क्या है? तो त्वचा से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ है। ये बात समझ में आया? अब दूसरा में देख लेंगे हम। एक तरफ से देख रहे हैं, पहले त्वचा देख लिए, इसके बाद उससे नीचे जाएंगे तो फेफड़ा मिल जाएगा। अब फेफड़ा यानी कि LUNG, एस लिखने पे क्या कि दूर रहता है फेफड़ा, इसलिए एस लगा दिया जाता है, लंग्स ना। अब फेफड़ा से क्या निकलेगा? तो फेफड़ा से हम सांस छोड़ते हैं ठंडी के समय में, कौन भाप निकलता है? भाप है यानी कि भाप पानी से बनता है, तो इसको हम लिखेंगे वाष्प या जलवाष्प कह सकते हैं। वाष्प निकलता है ना। इसके बाद आपका फेफड़ा के माध्यम से और कौन सा चीजें निकलता है? तो आप जैसे क्या करते हैं, खांसते हैं, तो खांसते हैं तो खांसते समय क्या निकल जाता है? तो बलगम निकलता है। बलगम समझते हैं, खखार जिसको कहते हैं ना, बलगम। आप ये उम्र के हिसाब से निकलता है। जो आदमी बहुत ज्यादा मोटा होगा उसमें बलगम होगा, नहीं तो फिर बूढ़े आदमी में बलगम होगा। ठंडी के समय में बूढ़ा आदमी रसम तापते रहेगा, बोर से लेकर ओकरे में खखार पूरा थूक देगा, गमला करके फिर ओकरा बंद भी कर देगा, जो आगे बगल के कोई आदमी देख ना पाए। हाँ, ये हो गया। सही बता रहे हैं। इसके बाद
आपको सर्दी हो रहता है या नाक में लगता है कुछ फंस गया है, तो आप एक नाक बंद करके अंदर से फेफड़ा से प्रेशर देते हैं, तो वो नाक को छिड़कने के लिए वो फेफड़ा से ही निकलता है। तो फेफड़ा ये सब वाष्प के लिए, बलगम निकालने के लिए काम आता है ना। इसके बाद एक हमारा कोई भाई था, उसका ना ऐसे चना फाँक फाँक के ऐसे लेके ऐसे खा रहा था। एक बार ऐसे करते करते उसके नाक में घुस गया। अब नाक में घुस गया, थोड़ा सा ऊपरे नहीं था, अंदर था। अब नाक बंद है तो वो निकालोगे नहीं, निकल सकता। तो उसको उपाय लगाया, एक से एक आदमी रहते हैं, तो उसको क्या किए ना कि कान बंद कर लिए और एक नाक बंद कर लिए, और उहे नतिया में ऐसे कोई पतला लकड़ी से हुर के नतिया कान बंद कर दिए। अब हुर दिए तो उसका छींक गारंटी है कि आएगा। अरे नाक बंद कर दिया, जो फंसा था खुला था, तुरंत फेंका गया। तो वो प्रेशर आया किससे था? फेफड़ा से आया था। तो फेफड़ा को सर्जरी करने का ना काम किया, निकालने का काम किया। समझ रहा ना। इसके बाद तीसरा त्वचा हो गया, फेफड़ा हो गया। फेफड़ा के बाद बगल में क्या रहता है? जिसको लीवर कहते हैं ना। लीवर हो गया। लीवर का काम क्या है? तो देखिए, लीवर का काम होता है, इधर ध्यान दीजिए, अमोनिया को यूरिया में बदलना। अमोनिया को यूरिया में देखा, अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है? लीवर। अमोनिया बनेगा लीवर में, और बना के बदल देगा क्या चीज में? यूरिया। तो अमोनिया जैसे ज्यादा खतरनाक पदार्थ को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ में बदलने का काम कौन करता है? लीवर, यानी कि यकृत करता है। बात समझ में आया? पीएच मान का भी नियंत्रित वही करता है। कौन? आपका लीवर। और उसका काम है, देखिए इधर ध्यान दीजिए, अमोनिया बहुत गंधहीन पदार्थ है, बहुत गंध देता है, बहुत खतरनाक है ना। यूरिया कम खतरनाक है, इसीलिए कहें कि अधिक खतरनाक से कम खतरनाक ना को बदलने में कौन मदद करता है? देखिए, तो पेशाब के रूप में आप क्या निकालते हैं? यूरिया निकालते हैं। बनता क्या है? अमोनिया। बदल क्या में जाता है? यूरिया में बदल जाता है ना। और फिर उसको पेशाब के सहारे बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी है कि अगर 2 से 3 घंटा में पेशाब नहीं किया तो फिर से क्या बन जाएगा? अमोनिया ही बन जाएगा। और इसके बाद पेशाब करेगा, बहुत महकेगा ना, काहे कि बहुत गंध देने वाला गैस है। आदमी जिस सरकारी दीवार पर पेशाब करने लगा उसको बिना गिराए नहीं छोड़ेगा। 2 साल 4 साल के बाद उसको गिरा के नहीं छोड़ेगा, काहे कि वो अमोनिया है, बहुत खतरनाक चीज होता है अमोनिया। अब अगर शरीर में आपके 3 घंटा 4 घंटा पेशाब नहीं किया तो शरीर में ही बन जाएगा अमोनिया पुनः, और नहीं तो फिर जहाँ किया है वहाँ 4 घंटा के बाद बन जाएगा अमोनिया। अब बहुत देखते हैं रेलवे लाइन तरफ इतना महकते रहता है, आदमी पेशाब कर देता है वहीं पे। सरकारी दीवार है तो वहाँ तो बोलने वाला कोई नहीं, दीवार को गिरा देता पेशाब करते करते, इतना खतरनाक होता है, बदबू उतना ही देता है। तो अमोनिया भी बनता है, अमोनिया को यूरिया में करने का काम करता है। 3 से 4 घंटा के अंदर फिर से पुनः क्या बन जाता है? अमोनिया बन जाता है। बात समझ में आया? इसके बाद यकृत से तो नहीं सुना, नीचे जाइएगा तो फिर आंत मिल जाएगा। कौन सा आंत? तो बड़ी आंत। इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन यानी बढ़िया क्या करता है? तो अनपचे भोजन को बाहर निकालने का काम करता है। कैसा भोजन को? अनपचे भोजन ना। अनपचे भोजन जिसको कहा जाता है काइल। बताए थे काइल आप लोग को? एक काइल बताए होंगे, एक तो काइम बताए होंगे, बताए थे ना। तो देखिए, अनपचे भोजन को बाहर निकालने का काम कौन करता है? बढ़िया। जो नहीं पचा उसको क्या कर देगा? शरीर से बाहर निकाल देगा। कौन? बढ़िया। समझ में आ रहा? बढ़िया। बहुत ज्यादा हुमच के खा लेते हैं, बहुत ज्यादा पचने का क्षमता नहीं, पचाने का क्षमता आपको है नहीं, तो फिर क्या करें? अनपचे भोजन को बढ़िया ऐसे ही निकाल देगा। तो आप कहिएगा कि अब बढ़िया खाना नहीं पचा था ना, डायरेक्टली हो गया। अब बढ़िया समझ में आ गया? तो बढ़िया क्या करता है? काइल को बाहर निकालने का काम करता है। इसको काइल को ना। इसके बाद आ जाते हैं 5 नंबर में। क्या है 5 नंबर में? देखिए, बढ़िया हो गया। अब इसके बाद ओकरों से नीचे चल जाइएगा तो मिल जाएगा क्या चीज? ब्रेक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ब्रेक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको किडनी कहा जाता है। किडनी क्या काम करता है? तो किडनी पेशाब को बाहर निकालने का काम करता है। किसको? पेशाब को बाहर निकालने का काम करता है। इसका काम है रक्त को छानना, और यूरिया को बाहर निकालना ना। यूरिया को बाहर निकालने का काम कौन करता है?
यूरिया को बाहर निकालने का काम वृक्क करता है, यानी कि इंग्लिश में इसको किडनी कहा जाता है। आपका जो रक्त है, रक्त को छानने का भी काम कौन करता है? वृक्क करता है। और उस छने हुए रक्त में जो भी यूरिया पदार्थ मिलते हैं, उस यूरिया को अपने पास ब्लाडर में जमा करे रखता है, और जमा करने के बाद कुछ देर के बाद उसको बाहर निकाल देता है। तो ये काम कौन करता है? किडनी करता है ना। बात समझ में आ गया इतना? तो पहला में त्वचा हो गया। त्वचा क्या करेगा? सीबम। सीबम मतलब तेलीय पदार्थ जो नाक मुख से निकलते रहता है ना। और जानवरों को तो बहुत निकलते रहता है। जानवर को देखते हैं तो पूरा शरीर चिकना रहता है, बाल उल देखते हैं ना, एकदम हाथ फिसल जाता है। पानी फेंकेगा तो पनिया जो ऊपर से टघर के नीचे गिर जाता है। उन लोग में तेलीय, कौवा में तो सबसे ज्यादा निकलेगा, पक्षियों में। कौवा पर पानी नहीं रुकता है। उन लोग को बरसात से उतना दिक्कत है, ढेर पानी गिर जाएगा तो दिक्कत है, थोड़ा मोड़ा उन लोग को कोई असर नहीं पड़ेगा। काहे कि इतना तेलीय पदार्थ निकलता है कि पानी से फिसल के बाहर चल जाता है, एक साइड हो जाता है ना। तो पसीना, नमक और का काम करता है। इसके बाद क्या करेगा? वाष्प और साथे साथे CO2, मेन चीज बात भुला गए थे। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को भी तो निकालने का काम कौन करता है? फेफड़ा ही करता है। हम लोग सांस छोड़ते हैं तो छोड़ने में क्या ज्यादा निकलता है? CO2 निकलता। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद यह लीवर हो गया। अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ बदलने में मदद करता है। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। इधर ध्यान दो। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? तो अनपचे भोजन को, काई को ही, अनपचे भोजन को ही काई कहा जाता है, जिसको बाहर निकालने का काम करता है। इसके बाद आगे देखेंगे ब्रिक। ब्रिक यानी कि किडनी। किडनी क्या करेगा? रक्त को छानेगा और साथ साथ यूरिया को आगे लाने का काम करता है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए इसको मिटाते हैं। इसके बाद आगे कुछ चीजें बताते हैं। बैल नीचे देख रहा है, हम क्या करेंगे? अरे चिलगोजर का हिकाय नहीं देख रहे रे, उठा के पटक देंगे, समझ में? पीछे का देख रहा है, बैल का हमारे से बच्चों ने तू कार नीचे देख रहा रे। अभी तो हम तुरंत देखे ना, तू नीचे देख रहा था कि नहीं? चिरकुट का हिका या हो तो ना, तो मड़वा में तो जो भी होगा होता होगा ना जगह, नीचे देखा तो रहिए। तो परिवार को उठा के दिमाग हमको खराब हो गया, उसको कहे उठो अब निकल के भागो, क्लास से निकल बाहर। तो क्या है? उसको हम निकाल रहे हैं, हम निकालने वाले हैं। वो है उत्सर्जी पदार्थ, बिना काम के चीज है वो। उत्सर्जी पदार्थ है उसको ये फिट के गलियारा में क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे, वो उत्सर्जी पदार्थ हो जाएगा, ये उत्सर्जी अंग हो जाएगा। अब हम निकालने वाले हैं, सॉरी हम निकालने वाले हैं, तो हम हो गया उत्सर्जी अंग। ये जो प्रक्रिया हो गया ना, ये हो गया उत्सर्जन। बात समझ में आ गया ना? उत्सर्जन समझने में किसी को दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। आज जो उत्पाद यानी कि खराब चीज अपशिष्ट है, उस अपशिष्ट को कहेंगे बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट मैंने खराब चीज हो गया, ठीक है? तंत्र, तंत्र कहने का मतलब सिस्टम। अब उस उत्सर्जन के काम में जितने अंग भाग लेते हैं, उस सभी अंग को मिलाने के बाद क्या कहते हैं? तंत्र। और जो चीज से रिलेटेड है, अगर उत्सर्जन से है तो उत्सर्जन तंत्र। बात समझ में आ गया? जैसे आप कहते हैं ना कि अभी सिस्टम पर बैठे हैं, कंप्यूटर सिस्टम, एक मतलब उसमें माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, डेस्कटॉप है, यूपीएस है, सीपीयू है, सब मिला के उस सिस्टम बनता है। वैसे ही उत्सर्जन में क्या होता है? तो उत्सर्जन में आपका दो जोड़ा वृक्क है, ब्लाडर है, यूरेटर है, यूरेथ्रा है, सभी चीज को मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो उत्सर्जन तंत्र बनाया जाता है। बात समझ में आया ना? अब हम देखते हैं उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा। मानव उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है? तो दो जोड़ी वृक्क होते हैं। दो जोड़ी क्या होते हैं? दो जोड़ी वृक्क होते हैं। ठीक है? देखिए ये वृक्क है, और ऊपर कर रहे, यहां तक दिख रहा है ना? यहाँ पे ध्यान दीजिए। इस किडनी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जी। ये किडनी के ऊपर कुछ बना रहे हैं, देख रहे हैं इसको? और यहाँ पे भी ध्यान दीजिए। देखिए ऊपर जो दोनों चिपका हुआ है ना, ये चिपका हुआ है, उसको हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। क्या है? ये है अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि है ये।
खैर हमको ग्रंथि यहाँ पढ़ना नहीं है, लेकिन इसी में ऊपर चिपका हुआ रहता है, उसको हम हटा नहीं सकते, इसीलिए उसको भी साथे लिख देते हैं। अधिवृक ग्रंथि, अधि माने तुम पर मेरा अधिकार है, माने तुम्हारे ऊपर मेरा अधिकार है, इसीलिए अधि। यह वृक, वृक के ऊपर तो अधिवृक, बात समझ में आया? अधि माने अधिकार, किसके ऊपर? तो वृक के ऊपर, तो वृक लिख दिया, अधिवृक तो अधिवृक हो गया। ये कौन सा ग्रंथि है? तो अधिवृक ग्रंथि। ये क्या है? तो ये है वृक आपका है, क्या है? वृक है। इसके बाद आपका ये क्या है? तो ये आपका नली निकला हुआ है वृक से, यहाँ पे ब्लाडर, ब्लाडर में नली निकला है, जिसको कहते हैं, इसको यूरेटर कहते हैं, क्या कहते हैं? यूरेटर। इसको कहते हैं ब्लाडर, ब्लाडर, और इसको कहेंगे यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। देखिए ये क्या है? इसको किडनी कह देंगे, किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, ब्लाडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया ना। यानी कि ये मूत्र वाहिनी इसको कहेंगे, मूत्र वाहिनी। इसके बाद ये क्या हो जाएगा? ब्लाडर, ब्लाडर में क्या हो जाएगा? मूत्राशय हो जाएगा ना, मूत्राशय। और ये आपका क्या है? मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग हो गया। देखिए ये आपका क्या है? मानव उत्सर्जन है ना। ये ऊपर से देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र में क्या है? तो एक जोड़ी क्या होते हैं? वृक होते हैं, वृक के ऊपर एक जोड़ी क्या होता है? अधिवृक ग्रंथि होती है। इसके बाद दो ठो यूरेटर, यूरेटर माने मूत्र वाहिनी होता है, और एक क्या होता है? ब्लाडर, और मूत्राशय, मूत्र यानी कि पेशाब निकलने वाले रास्ता को हम यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग कहते हैं। तो क्या रहेगा? एक जोड़ी अधिवृक ग्रंथि रहेगा, एक जोड़ी वृक यानी कि किडनी रहेगा, और एक जोड़ी क्या रहेगा? मूत्र वाहिनी यूरेटर रहेगा, एक तो ब्लाडर रहेगा, टंकी जहाँ पे पेशाब जमा होता रहेगा। अब ऐसा छोड़िए कि यूरिया यानी कि पेशाब बनते रहेगा, निकलते रहेगा, बनते रहेगा, निकलते रहेगा, ऐसा तो होगा नहीं ना। कहीं एक जगह तो जमा होगा ना जी, उसको एक बार निकाला जाएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो अधिवृक ग्रंथि रहेगा, वृक रहेगा, इसके बाद आपका मूत्र वाहिनी रहेगा, मूत्राशय रहेगा, और मूत्र मार्ग रहता है। बात समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर नॉर्मली एग्जाम में फोटो बनाना रहे तो कम से कम इतना तो बना सकते हैं ना, पूरा अच्छा नहीं, किताब जैसा नहीं बना सकते हो, तो इसलिए हम नॉर्मली फोटो इतना छाप दिए हैं। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इतना बनाना रहेगा, बना सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र हो गया। मुख्य उत्सर्जी अंग किसको कहते हैं ना? तो मुख्य उत्सर्जी अंग हम कहते हैं वृक को। किसको कहते हैं? किडनी को कहते हैं। मुख्य उत्सर्जन किसको कहते हैं? किडनी को। आप किडनी के बारे में देख लेते हैं। तो किडनी तो यहाँ पे फोटो में देख लिए थे, किडनी का आकार कैसा था? सेम के बीज की तरह। अब देख लेंगे मुख्य उत्सर्जी अंग। मुख्य उत्सर्जी अंग, मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? तो वृक है। इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है सेम के बीज के तरह ना, सेम के बीज के तरह, सेम के बीज के तरह इसका आकार होता है ना। इसका संख्या क्या होता है? तो इसका संख्या में दो गो होता है। क्या होता है? दो, यानी कि एक जोड़ी जिसको कहा जाता है ना, एक जोड़ी होता है। इसका वजन देख ले तो वजन कितना होता है? 140 ग्राम होता है। इसको और देख ले तो इसी के ऊपर अधिवृक ग्रंथि भी होती है। इसका वजन कितना होता है? 140 ग्राम। इसका मुख्य कार्य क्या हो जाता है? तो इसका मुख्य कार्य हो जाता है आपका रक्त को छानना, रक्त को छानना ना, रक्त को छानना। एक होता है छानना ना, और एक होता है शुद्ध करना। तो शुद्ध होता है फेफड़ा में ऑक्सीजन लेके शुद्धिकरण किया जाता है ना, रक्त में ऑक्सीजन मिलकर शुद्ध होता है, और रक्त में से यूरिया को निकालकर छाना जाता है। तो दो तरह से शुद्ध होता है ना, एक रक्त में से यूरिया निकालकर शुद्ध किया जाता है, और एक रक्त में O2 मिलाकर शुद्ध जो कि फेफड़ा में होता है, और यहाँ पे शुद्ध होता है वृक से जो कि छान कर शुद्ध किया जाता है। बात समझ में आ गया ना? तो ये किसका मुख्य कार्य? वृक का मुख्य कार्य हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? सबसे पहला मुख्य बात है कि मुख्य उत्सर्जन वृक है। इसका आकार सेम के बीज के जैसा होता है, संख्या में दो एक जोड़ी होता है, वजन 140 ग्राम होता है। मुख्य कार्य रक्त को छानना होता है। और इसको देख लेंगे तो कम से कम ना, कम से कम एक दिन में ये आधा से 1 लीटर ना, आधा से 1 लीटर तक ये मतलब यूरिया निकाल देता है एक दिन में। लगभग आधा से 1 लीटर यूरिया यानी कि पेशाब निकालते रहता है। बात समझ में आ रहा है? इतना में यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका जो अंग, यहाँ पे एक और फोटो बनाते हैं ना, एक फोटो बनाएंगे। अधिक बड़े परिवार में इसकी चर्चा हम 8, 4, 10 बातें में
हो गया देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, तो ये एक तो हम क्या बना है, ब्रिक बना है। ये क्या है, ब्रिक है। इस ब्रिक में देखेंगे ऊपर वाला को क्या कहते हैं, आधे ब्रिक कहते हैं ना। ब्रिक का कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो ब्रिकाणु, जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। याद किए होंगे, ब्रिक का इकाई डायरेक्ट कह दिए। ब्रिक का इकाई क्या है, इकाई क्या है, नेफ्रॉन। क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, न्यूरॉन मत कहिएगा, न्यूरॉन हो जाएगा मस्तिष्क का इकाई। माने जैसे कि दीवार, दीवार का इकाई क्या है, तो ईटा है। माने दीवार का चीज बना ईटा से, और ईटा होकर में बालू है, सीमेंट है। बालू सीमेंट बिना दीवार नहीं खड़ा होगा, होगा। ईटा भाटा में जो काम करता है देखते हैं, बिना जोड़े हुए ऐसे ही खड़ा कर देता है दीवार, होता है ना। तो इसका मेनली मुख्य रूप से इकाई क्या हो जाएगा, तो ईटा हो जाएगा। आपका वैसे दिमाग के लिए क्या हो जाता है, दिमाग के लिए होता है, उसको हम कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं, न्यूरॉन। ब्रिक के लिए नेफ्रॉन। ब्रिक के लिए क्या हो जाता है, नेफ्रॉन। लड्डू के लिए क्या हो जाएगा, तो बुनिया हो जाएगा ना। लड्डू का इकाई क्या हो जाएगा, बुनिया। अब ऐसा ना उसमें चीनी, बाद में ना चीनी आएगा, पहले तो बुनिया से ही ना बनेगा लड्डू। तो यहाँ पे ब्रिक का इकाई क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रिकाणु कहते हैं। ब्रिकाणु कहा जाता है। यहाँ तो बात समझ में आ गया ना। इसके आंतरिक भाग को, इसके आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है, तो आंतरिक, मध्य, मध्य भाग या मध्य मिडिल और मध्य मेडुला। इसके आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, इसका प्रवेश द्वार, इसका प्रवेश द्वार है ना। प्रवेश द्वार जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, प्रवेश द्वार है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि यूरिया का मात्रा सबसे ज्यादा कहाँ होगा, यूरिया का मात्रा सबसे ज्यादा, यूरिया का मात्रा सबसे ज्यादा, यूरिया का मात्रा सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, मात्रा अधिक, तो प्रवेश द्वार में होगा। जहाँ प्रवेश करेगा ना वहीं पे इसका मात्रा ज्यादा होगा। तो प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, रेनल हाइलम। यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, रेनल हाइलम। तो रेनल हाइलम पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूरिया का मात्रा अधिक हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो अंदर के भाग को क्या कहेंगे, मेडुला। अंदर के भाग को क्या कहेंगे, मेडुला। इसके बाद यहाँ द्वार को क्या कहेंगे, रेनल हाइलम। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं बाहरी झिल्ली जो होता है, बाहर जिससे बना होता है, इसको पेरिटोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लिख देते हैं झिल्ली। इसके झिल्ली को क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम किस झिल्ली का बना होता है, पेरिटोनियम का। किस झिल्ली का, पेरिटोनियम। और बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं। बाहरी भाग को, इधर ध्यान दीजिए, ब्रिक के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, ब्रिक के बाहरी भाग को कार्टेक्स, मध्य भाग को मेडुला। मध्य से मध्य, मध्य से मेडुला। इसके बाद जो प्रवेश होता है उसको क्या कहते हैं, जैसे ब्रिक के झिल्ली को पेरिटोनियम कहते हैं, पेरिटोनियम। दिमाग के झिल्ली को मेनिंजाइटिस कहते हैं ना, दिमाग के झिल्ली को मेनिंजाइटिस कहते हैं ना। इसके बाद अब आगे आते हैं, ये ब्रिक का एक और मुख्य काम बता रहे हैं, इधर सुनो। ब्रिक का एक और मुख्य काम क्या, किडनी। निष्क्रिय कौन करता है, किडनी। निष्क्रिय कहने का अर्थ है कि उसको जो पावर है, जहर का जितना आदम अपना पावर है, उस पावर को कम कर देना, ये काम कौन करता है, तो किडनी करता है। कौन करता है, किडनी। किडनी जहर को निष्क्रिय कर देता है। किडनी जहर को क्या कर देता है, ये क्या करता है, जहर को निष्क्रिय कर देता है। जहर को क्या कर देता है, निष्क्रिय। और साथ साथ क्या करता है, तो ये चीज जो है वो देखिएगा, अम्ल तथा क्षार को, अम्ल तथा क्षार को नियंत्रित करता है। अम्ल तथा क्षार का नियंत्रण कौन करता है, तो ब्रिक ही करता है। अम्ल तथा क्षार का नियंत्रण, अम्ल क्षार कहने का अर्थ हम पीएच कह सकते हैं। अम्ल क्षार पीएच मान कह सकते हैं कि नहीं। पीएच का नियंत्रण कौन करेगा, ब्रिक करेगा। जहर से डैमेज सबसे पहले कौन होगा, जहर से डैमेज सबसे पहले लीवर होगा, अब इसके बाद किडनी होगा। तो आप कहिएगा नहीं, किडनी को निष्क्रिय कर देता। अरे भैया, आप कोई आदमी को मारिएगा, भले आप मार देते, मार रहे, लेकिन क्या आपको चोट नहीं लगता है, आपको भी चोट लगता है। उस तरह से जहर को निष्क्रिय कर देता है, लेकिन इसको भी कुछ ना कुछ घात पहुंचता है। बात समझ में आ गया। मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है, ब्रिक। ब्रिक के बारे में कोई दिक्कत, ब्रिक क्या है, तो मुख्य उत्सर्जी अंग है। इसका आकार सेम के बीच के हिस्सा होता है। इसका संख्या कितना होता है, 2 होता है, 1 जोड़ा होता है। वजन 140 ग्राम होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो रक्त को छान कर शुद्ध करना है। इसके बाद इसका ब्रिक कम से कम एक दिन में आधा लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर पेशाब बाहर, ये क्या करता है, बना देता है।
वृक्क का इकाई क्या है? नेफ्रॉन। इसके बाद नेफ्रॉन को हिंदी में वृकाणु कहा जाता है। बात समझ आ रहा है ना? इसके आंतरिक भाग को मेडुला कहा जाता है। प्रवेश द्वार को यानी कि जो खुला हुआ भाग इसमें जाता है ना, ब्लड इसी में ना जाएगा तो शुद्ध होगा, यहाँ पे छानन होगा। तो इसको क्या कहेंगे? मुख्य द्वार को कहेंगे रेनल हाइडल, प्रवेश द्वार को। इसके बाद यहाँ पे यूरिया का मात्रा सबसे अधिक कहाँ पे होगा? प्रवेश द्वार में होगा ना। इसका झिल्ली क्या होता है? तो पेरिटोनियम का नाम है पेरिटोनियम। ये जहर को निष्क्रिय कर देता है, अन्न तथा क्षार को भी नियंत्रित करने का काम करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये भी फोटो बनाना रहेगा, बना लीजिएगा। और ये पूरा उत्सर्जन का भी फोटो नॉर्मली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।